हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th का तीसरा चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर आज बात करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हुआ था। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो वीडियो बन चुका है, एक था क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस में ये पढ़े कि क्या बनेगा, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग बात किए थे कि कितना बनेगा। इस पर बात हो चुकी है। अगला जो सेल है उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल, या उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा गैल्वेनिक सेल। देखिए, गैल्वेनिक सेल क्या है, जैसे कुछ चीज़ जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को देखेंगे तो उसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन जैसे ही उस अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को एक्वस में आप डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो जो एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू हो जाता है। जो व्हाइट था वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ब्लू क्यों हो गया, इस पर जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कॉपर जो है रिड्यूस्ड होने लगता है। अगर आप उसमें अगर जिंक रॉड डाल देते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, उसमें अगर आप जिंक रॉड डाल देते हैं, जिंक रॉड बिकम रेडिश कलर का वो हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है उसका ब्लू कलर डिसअपीयर होने लगता है। मतलब कि एक बार फिर से वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या होता है कि वहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस होने लगता है। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन को आप बहुत अच्छे तरह से एक बार ध्यान में रखिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस पूरे सेल के अंतर्गत और इस पूरे चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन का ही इंटीग्रेटेड वर्जन है, जिसमें हम लोग खास करके एनर्जी का इंटरकन्वर्जन और बैटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक गैल्वेनिक सेल को हम लोग इस तरह से समझते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल क्या है। देखिए, गैल्वेनिक सेल इस तरह का एक डिवाइस है जो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी का मतलब हुआ कि जहां पर कोई केमिकल रखा हुआ है उसके अंदर कुछ एनर्जी है, अब वो केमिकल एनर्जी बदलेगा, ट्रांसफर होगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो केमिकल एनर्जी बदल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके द्वारा चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसके दौरान क्या होता है कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रहता है, इंक्रीज कर रहा होता है। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कि in these types of cell there is conversion of chemical energy to electrical energy. First we make half cell. पहले हम लोग हाफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट सेल दोनों को जोड़ करके बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग हाफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। वो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन का हो सकता है। वन इज जिंक हाफ सेल। पहला हम लोग पढ़ेंगे जिंक हाफ सेल के बारे में, जो जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पार्ट उसके अंदर होता है। और दूसरा पढ़ेंगे कॉपर हाफ सेल, जिसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड को, मतलब एक सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इज ऑल्सो ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इन द वेसल। मतलब इसमें एक और चीज भी ध्यान रखना है कि जिस मेटल का सॉल्यूशन लेंगे उसी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करना है। अगर आप जिंक सल्फेट लेते हैं तो जिंक रॉड डालेंगे, अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हैं तो कॉपर रॉड डालेंगे, अगर आप फेरस सल्फेट लेते हैं तो आप आयरन का रॉड डालेंगे। तो जिस मेटल का आप साल्ट ले रहे हैं सॉल्यूशन में, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड आपको यूज करना है, ये रिकमेंड किया गया है आपको। ठीक है, तो ध्यान रहे ये सब बात। अब हम आ जाते हैं जिंक हाफ सेल पर। ठीक है, जिंक हाफ सेल कैसे बनेगा। देखिए, जिंक हाफ सेल बनाने के लिए जिंक का सॉल्यूशन लेंगे और जिंक का इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह का एक सेटअप लेना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्वस ZnSO4 एक्वस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। तो आपका ये जो रॉड होगा, ये इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, ये भी क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा। और जिंक के पास ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी है। जो कोई भी मेटल, जो कोई भी ऐसा एटम
जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी होता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी है उसमें, इसलिए उसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। जिसके पास ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी है उसके पास होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है वो रिडक्शन पार्ट में हो जाता है और वो कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी है, दे हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास रिड्यूस करने का टेंडेंसी है, बिकॉज दे हैव रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल आपके अंदर होगा वही काम आप करते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल है तो आपके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अगर आपके पास रिड्यूस होने का पोटेंशियल है तो आपका एक रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये आपको पता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कहेंगे कि सोडियम के पास क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लॉस किया है। फिर अगर उसी Na+ आयन की अगर हम बात करें तो अब Na+ इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है, अब Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो देखिए सेम एटम के लिए जब वो न्यूट्रल फॉर्म में है, सोडियम है, तो उसके पास है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन जब वो Na+ में आ गया तो अब उसके अंदर क्या आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन जरूर याद रखिएगा। लियोजर एक कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्टकट है, याद रखिएगा, इससे रेडॉक्स रिएक्शन काफ़ी इजी हो जाता है। तो अगर कॉपर की बात करें Cu2+, दे हैव रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसके पास 2+ चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा। जिंक हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो जिंक है ये जिंक ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है। जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू ZnSO4 सॉल्यूशन, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज करके। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे? इन सभी इलेक्ट्रोड पर जिंक होंगे। ठीक है, फिर जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे छोड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर छोड़ने के बाद क्या होगा? यहाँ पर जिंक 2+ ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, है ना? कोई एक एटम की बात नहीं, यहाँ पर हजारों लाखों एटम्स इसके सरफेस पर होंगे। तो सारे जिंक एटम इस पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज करके और इसके चारों तरफ क्या डेवलप करेंगे? जिंक 2+ आयन। जिंक 2+ आयन इसके चारों तरफ इस तरह से रहेगा। तो हमारे सॉल्यूशन में SO4 भी है और Zn2+ भी है, पहले से भी Zn2+ है, और अभी इलेक्ट्रोड्स पर से जिंक इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करके और वो सॉल्यूशन में जिंक आयन बन के उतर रहा है। ये चीज़ आपको आराम से समझ में आना चाहिए कि जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस करता है और वो यहाँ पर जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में उतरने लगता है, जिससे कि क्या होगा कि इस रॉड पर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है। इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि जिंक अपना सभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके और इसके ऊपर जमा कर दिया है। यानी कि इसके ऊपर कौन सा है? निगेटिव पोटेंशियल। इसके ऊपर क्या है? निगेटिव पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर क्या है? निगेटिव पोटेंशियल। जिंक क्या है? एनोड। इसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। और एनोड पर कौन सा होगा? निगेटिव चार्ज होगा। याद रखिएगा, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े थे तो वहाँ जो एनोड था वो पॉजिटिव चार्ज का था। इस चीज़ को आपको मेमोराइज रखना होगा। क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड था वो क्या था? पॉजिटिव चार्ज का था, और गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है ये क्या है? निगेटिव चार्ज का है। दोनों का मैकेनिज्म उल्टा है। वहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन वहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? इलेक्ट्रॉन इस पर लॉस करेगा,
और जिंक जो है सॉल्यूशन में उतरेगा, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसके पास क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसके पास क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। अब देखिए जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है कि जब यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगा, इस रॉड के चारों तरफ जिंक आयन जमा हो जाएंगे, तो अब कोई दूसरा जिंक जब इसमें उतरेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ उस जिंक पॉजिटिव का क्या होगा, रिपल्सन। आप जानते हैं सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो टू पॉजिटिव पोटेंशियल तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी पहले से है, और अब अगर मान लीजिए बहुत सारा अगर जिंक आयन यहाँ पर आ गया कुछ देर में, तो अब अगर जिंक एटम पर से अगर कोई जिंक इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ के और जब वो सॉल्यूशन में उतरेगा, तो जो सॉल्यूशन में पहले से जिंक आयन मौजूद है उसके साथ उसका क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि रिएक्शन रुक जाएगा, मतलब वो रिवर्सेबल रिएक्शन में चला जाएगा। अब तभी कोई इलेक्ट्रॉन वहां लूज करके इसमें आ सकता है जब ये जिंक आयन उस पर जाएगा तो दूसरा जिंक आयन सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन का जिंक रॉड पर जाएगा तो रॉड का एक जिंक सॉल्यूशन में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। अगर दो जिंक सॉल्यूशन में आता है तो सॉल्यूशन से दो जिंक को रॉड पर जाना होगा, क्योंकि जगह नहीं होता, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है सॉल्यूशन पूरा। ठीक है। अब वो पॉसिबल नहीं है कि और इलेक्ट्रॉन को वहां छोड़ के वो सॉल्यूशन में आए, रिपल्सन होने लगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। क्या होता है, रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों का चार्ज क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पर रिवर्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। अब यहाँ पर जिंक हाफ सेल बन के तैयार है। क्या है, जिंक हाफ सेल बन करके तैयार है। चलिए एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक चीज यहां पर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज डिनोटेड बाय ई कैपिटल ई लिखेंगे। कैपिटल ई का मतलब कोई किसी भी चीज को करने का पोटेंशियल को, एनर्जी जो उसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिनोटेड बाय ई, और ऐसे लिखेंगे जिंक ऑब्लिक जिंक आयन। क्या हो रहा है, एक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिंक जब जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब होता है ई को हम ईएमएफ भी लिख सकते हैं, और ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ कि एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स, एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स जो इसको करवा रहा है, ए ड्राइविंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण से ये हो रहा है, ए ड्राइविंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जैसे अगर रिडक्शन करवाए उसके लिए जो फोर्स होगा उसको भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ हम दोनों के लिए बात करते हैं। हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए भी और रिडक्शन के लिए भी। तो ई स्टैंड फॉर बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ई मीन्स एक फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि ऑक्सीडाइजेशन करवाता है या फिर रिडक्शन करवाता है। तो इसीलिए ई, और हम जिंक का 0 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर 2+ है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन फॉर एनी एटम। ठीक है। अगर यही ऑक्सीडेशन
स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो। देखिए तो अगर यही क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो, इफ ऑक्सीडेशन अकर्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर ऑक्सीडेशन कब हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, then it is called standard oxidation potential, standard oxidation potential, standard oxidation potential। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन, अब स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में आप जान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन समझ में आना चाहिए। क्या बाबू समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशन समझ में आया? नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस और क्या होता है 1 atm प्रेशर। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ऑक्सीडेशन होता है किसी का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ई नॉट। क्या करेंगे, ई नॉट लगा देंगे ऊपर, और नीचे ऑक्सीडेशन के लिए जिंक से जिंक 2+, यानी कि ये नोटेशन हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझाते हैं हमारा रिएक्शन क्या चल रहा है। जो हमारा रिएक्शन है वो है जिंक से जिंक 2+, जिंक से जिंक 2+, लेकिन जिंक 2+ एक्वस मीडियम में है और जिंक जो है वो सॉलिड कंडीशन पर है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लॉस करता है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाफ सेल के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर एक नर्न्स्ट इक्वेशन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नर्न्स्ट क्या किया, रिलेट किया, एक संबंध स्थापित किया, एक रिलेशन बताया स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, नर्न्स्ट क्या किया, मेक रिलेशनशिप, नर्न्स्ट ने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक के या किसी भी में ये चीज अप्लाई होगा। तो कैसे किया, देखिए इक्वेशन आया, इक्वेशन हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट का एक्टिव मास, इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला याद रखना है, बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास, रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए, यही है नर्न्स्ट इक्वेशन। बड़े ध्यान से आप इस इक्वेशन को समझिए। ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन इक्वल टू जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 2.303 RT/NF लॉग
प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो ये इक्वेशन है, इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसी पर हम स्टैंडर्ड कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम एक फ्रेश इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस और आर तो पता ही है, फैराडे भी आपको पता है 96,500 होता है। तो एट टी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस 2.303 आर टी बाई एफ, आर गैस कांस्टेंट, एफ फैराडे 96,500 कूलम, टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री। तो इस कंडीशन पर जिसका वैल्यू है 0.0591 इसका मैग्नीट्यूड होता है, आप याद रखिएगा। अगर उस चीज़ को इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो आपका फाइनल इक्वेशन बन करके आता है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट जिंक टू जिंक 2 प्लस माइनस 0.0591 by 2. 2 means here n is number of electron transfer during redox reaction. यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है किसी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, और log क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास। प्रोडक्ट में कौन सा है, यहाँ ये इक्वेशन है, प्रोडक्ट में है जिंक 2 प्लस और रिएक्टेंट में है जिंक। तो प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, जिंक 2 प्लस का एक्टिव मास बाई 1। अब 1 क्यों लिख रहे हैं, किसी भी सॉलिड स्टेट के लिए जो उसका एक्टिव मास होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, किसी भी सॉलिड स्टेट के लिए, किसी भी सॉलिड स्टेट के लिए ऑक्सीडेशन का वैल्यू 1 होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है। एक्टिव मास इक्वल टू 1 मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जिंक के लिए कोई भी एक्टिव मास नहीं रखा है। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ऐसे जो स्टैंडर्ड है वो ये है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग हाफ सेल में अभी देखे, जिंक हाफ सेल को देख रहे थे। ठीक है, इसी तरह से अभी हम एक ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ, चूंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कॉपर हाफ सेल। कॉपर में इसमें क्या करना है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डालिए। क्या क्या डालिए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डिप करना है। यहां पर क्या होगा, ये कॉपर का होगा और इसमें होगा एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्या होगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, ये चीज आपको पता है। अब क्या होगा कि कॉपर का ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है। तो इसमें होगा क्या कि जो कॉपर है वो रॉड पर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा। Cu2 प्लस हमेशा एक्वस मीडियम से आएगा, क्योंकि रॉड पर तो कॉपर है, तो Cu2 प्लस कहाँ रहेगा, वो यहाँ है, एक्वस CuSO4 से आ रहा है। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके अंदर रिड्यूस होने का टेंडेंसी है। दे हैव नो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज लाइक जिंक। जिंक की तरह ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, जिंक की तरह कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ये हमेशा रिड्यूस करता है। दे हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस, किसका, कॉपर का नहीं, कॉपर आयन का। ठीक है, तो कॉपर आयन कहाँ से आ रहा है, कॉपर आयन आ रहा है सॉल्यूशन में, कहाँ से, CuSO4 से। अब वो क्या कर रहा है, यहां पर हमने लिखा है कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से आ जाएगा। तो आप जानते हैं ना, किसी रॉड पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास है तो वो गेन कर लेगा। लेकिन सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट को जब आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिएगा तो इसके ऊपर
2 चार्ज आना शुरू हो जाएगा। क्या आ जाएगा? +2 चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज गायब होने लगेगा। सॉल्यूशन से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज गायब होने लगेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो कॉपर था। अब वो जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके ये न्यूट्रल हो रहा है। अब न्यूट्रल हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन का पूर्ति हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें नहीं रहेगा। तो अब आपको क्या दिखेगा? SO4 2-। चारों तरफ क्या दिखाई देगा अब आपको? SO4। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव वाला पार्ट इसके तरफ अट्रैक्टेड होगा, और निगेटिव वाला पार्ट है कौन? तो SO4 2- है ना। क्या है? SO4 2- इसको घेर लेगा चारों तरफ से। ठीक है, क्योंकि जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएंगे और कॉपर आयन जब SO4 2- से दूर हो जाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज ढूंढेगा कि हमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा। एक निगेटिव चार्ज कब स्टेबलाइज होगा? जब उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और पॉजिटिव मिल कहाँ रहा है? रॉड के अराउंड। तो ये सारे सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाएंगे कहाँ पर? इस रॉड के चारों तरफ जा करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है? रिडक्शन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है? रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। कैसे? अगर यहाँ सॉल्यूशन के चारों तरफ सल्फेट आयन है, तो अगर जो दूसरे Cu2+ आयन हैं वो यहाँ पर जाएंगे तो रॉड के पास पहुँच नहीं पाएंगे। इस पर पहुँचने के लिए यहाँ से सल्फेट को हटना होगा। तो फिलहाल जो अभी कॉन्सेप्ट बन रहा है वो यही बन रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डालते हैं, तो सॉल्यूशन में जो आयंस है उस पर इलेक्ट्रॉन को लेता है, कॉपर फाइनली रिड्यूस हो जाता है। तो कॉपर का यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। हेयर, तो इसको थोड़ा लिखते हैं, हेयर कॉपर इज रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है? कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा है। सो इट हैज रिडक्शन पोटेंशियल। सो इट हैज रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसके रिडक्शन पोटेंशियल को जिस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम दिखाए थे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो इट हैज रिडक्शन पोटेंशियल and denoted by E Cu2+ 2Cu। E Cu2+ 2Cu, कॉपर आयन से कॉपर इस तरह से जा रहा है, और यही क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। यही क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पर इट इज डिनोटेड बाय, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज डिनोटेड बाय E0 Cu2+ से Cu, E0 Cu2+ से Cu। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ भी एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा है, उसी ड्राइविंग फोर्स का नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा गया है। तो E0 Cu2+ से Cu ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर 2+ है, तो 2+ से 0 जा रहा है, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और E0 लगा दिए, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो इसको करवा रहा है। ठीक है, अब नर्स्ट ने क्या किया कि इसी दोनों के बीच में फिर से एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर यहीं पर लिख लेते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। या यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, देखिए नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर कॉपर हाफ सेल, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर कॉपर हाफ सेल। पहले तो आप रिएक्शन लिखिएगा। रिएक्शन क्या है? Cu2 प्लस एक्वस मीडियम में रहेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cu सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, इक्विलिब्रियम में जाएगा ये। अब यहाँ पर नर्न्स्ट इक्वेशन होगा Cu2 प्लस से Cu E नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट का एक्टिव मास, जो जनरलाइज्ड फॉर्म है पहले उसको लिखेंगे, एंड रिएक्टेंट का एक्टिव मास। यानी कि यहाँ पर माइनस 0.0591/2, चूँकि यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं 2.303 RT/F का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पर। फिर लॉग प्रोडक्ट में देखिए कॉपर सॉलिड स्टेट में है तो उसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट में Cu2 प्लस है तो उसको खाली लिखेंगे Cu2 प्लस। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर कॉपर हाफ सेल। ठीक है, अब चलिए हम आपको कंप्लीट सेल, अब दोनों सेल में क्या हुआ था एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ हुआ था जिंक का ऑक्सीडेशन, जिससे इधर जिंक हाफ सेल रखेंगे और इधर क्या रखेंगे? कॉपर हाफ सेल रखेंगे। कॉपर हाफ सेल रखेंगे मतलब कि यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, अभी अभी आपको बताए हैं, और ऑक्सीडेशन करवाए थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो कॉपर 2 प्लस था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर सॉलिड स्टेट में गया था, और ये हुआ था यहाँ पर रिडक्शन। तो इसमें एक पार्ट ऑक्सीडेशन है और दूसरा पार्ट क्या है? रिडक्शन है। फिर हम एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे। पहले तो यहाँ लिख लीजिए कि इसके अंदर है एक्वस जिंक सल्फेट और इसके अंदर है एक्वस CuSO4। ठीक है, फिर ये जिंक रॉड है और यहाँ पर ये कॉपर रॉड है। और अब हम इसमें चार्ज दिखाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन जमा हुआ था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण इसके ऊपर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज आया था, ऐसे। ठीक है, और आपको याद दिला दें कि यहाँ पर Zn2 प्लस चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे, Zn2 प्लस ऐसे इकट्ठा हो गया था, और यहाँ पर SO4 2 माइनस इकट्ठा हो गया था, SO4 2 माइनस। बस चीज को समझ लेना है कि ये काम कैसे करता है, फिर सब कुछ आप अपने आप लिख सकते हैं। इस रॉड पर निगेटिव पोटेंशियल और इस रॉड पर पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। ध्यान दीजिए, आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं, हाफ सेल बता करके उसके बाद हम कंप्लीट सेल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जिंक हाफ सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर हाफ सेल में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब इस रॉड पर माइनस चार्ज है और उस रॉड पर क्या है? प्लस चार्ज। फिर क्या करें? इसको एक मेटालिक वायर से जोड़ देते हैं। क्या करें? एक मेटालिक वायर से जोड़ देते हैं। एक बल्ब भी यहाँ पर लगाएंगे और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो यहाँ पर ये स्विच है। ठीक है,
तो जैसे ही इसको टच करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये माइनस है, रॉड माइनस से भरा हुआ है, ये प्लस है, तो प्लस क्या करता है, माइनस को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे एक मेटल का वायर इसमें जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई मतलब करंट दौड़ता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर से आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही करंट इसमें मूव करेगा तो हमारा जो बल्ब है ये ग्लो करना चालू कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, बल्ब जलते रहेगा। लेकिन हम पूछते हैं कि क्या ये सेल हमेशा के लिए काम करेगा? देखिए, जब तक इस पर इलेक्ट्रॉन है और जब तक इधर पॉजिटिव चार्ज है तब तक ये सेल काम करते रहेगा। लेकिन एक समय आएगा कि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कि जिंक आयन चारों तरफ घेर रखा है। अब फर्दर इसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ भी सल्फेट आयन रॉड को चारों तरफ से घेर रखा है और कोई दूसरा कॉपर यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। अब जब यहाँ पर कॉपर रिड्यूस नहीं होगा और तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जिंक और ऑक्सीडाइज अगर नहीं हुआ तो इस पर के माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, मतलब दोनों ही रॉड न्यूट्रल हो जाएगा और तब किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा और ये बल्ब बंद हो जाएगा। अब जरा समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ सॉल्यूशन में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है और यहाँ सॉल्यूशन में निगेटिव पोटेंशियल भर गया है। अगर किसी तरीका से हम इस आयंस को हटा देते, रिमूव कर देते, यहाँ सल्फेट आयन को यहाँ से रिमूव कर देते, हटा देते, तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर एक बार फिर से सेल काम करने लगता, फिर से जिंक ऑक्सीडाइज होता और इलेक्ट्रॉन भरता इस पर, फिर कॉपर यहाँ रिड्यूस होता और पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता, जिसके कारण दोबारा इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाता। तो क्या आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आयन को हटाया जा सके? एक ही रास्ता है कि अपोजिट आयन से इसका रिएक्शन करवा दीजिए ताकि ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाए और रॉड से दूर हो जाए। इसी को, इस सेल को लगातार चलाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एक सॉल्ट ब्रीज। क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रीज। ये देखिए, और सॉल्ट ब्रीज में क्या है कि यहाँ पर कॉटन लगाया हुआ होता है। क्या नहीं लगाएंगे तो ये गिर जाएगा ना। यहाँ पर क्या लगा है? कॉटन। इसमें क्या लगा हुआ है? कॉटन। इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। क्या है? इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सपोज हम यहाँ पर KCl डाल देते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? KCl ले लिया। अब आपको पता है कि KCl है तो K पर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पर निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर रिक्वायरमेंट है निगेटिव चार्ज का, और इधर सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज है तो इधर जरूरत है पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि माइनस को जरूरत होता है प्लस का और प्लस को जरूरत होता है माइनस का। तो इधर पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए Cl माइनस मूव करना शुरू करेगा। जो Cl माइनस है वो इधर उतरेगा, और माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पोटेशियम आयन है वो इधर उतरेगा। तो यहाँ पर जो K प्लस है वो अट्रैक्शन कर लेगा किसके साथ? SO42 माइनस से, और यहाँ जो Cl माइनस है वो अट्रैक्शन कर लेगा किसके साथ? जिंक आयन के साथ। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगा ZnCl2, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा K2SO4, है ना। प्लस को मिल गया माइनस, ये प्लस अब गायब हो जाएगा। यहाँ माइनस को मिल गया प्लस, सारे माइनस यहाँ से गायब हो जाएंगे। इस तरह से जिंक रॉड खाली हुआ, इस तरह से कॉपर रॉड भी खाली हुआ। इसके चारों तरफ कोई भीड़ नहीं है। अब फिर से जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड साल्ट ब्रीज। इसे क्या कहते हैं? साल्ट ब्रीज कहते हैं। ठीक है, मतलब
अब फिर से बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए इस सेल को, ये जो सेल है ये गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ये सेल क्या कहलाता है? गैल्वेनिक सेल। और इसी गैल्वेनिक सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और जिस सेल में कॉपर और जिंक का इस्तेमाल हो उसे डैनियल सेल कहते हैं। द गैल्वेनिक सेल which has जिंक एंड कॉपर रॉड, जिसमें जिंक और कॉपर रॉड हो, इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? डैनियल सेल कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ एक गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पर देखिए ये सेल क्यों काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो पा रहा है और यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो पा रहा है। अगर यहाँ से जिंक का ऑक्सीडेशन ना हुआ, यहाँ कॉपर का रिडक्शन ना हुआ, तो ये रिएक्शन काम नहीं करेगा, रिएक्शन रुक जाएगा और किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा और ये सेल काम करना बंद कर देगा। ये सेल काम करना कब बंद कर सकता है? या तो जिंक या कैथोड या एनोड वर्क ना करे, या साल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाए, फिर से ब्लॉकेज आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा है रिडक्शन। यानी ओवरऑल इस गैल्वेनिक सेल में हो क्या रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो फाइनली अब हम एक काम करते हैं, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन को एक साथ लिखते हैं। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में क्या लिखेंगे? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक 2+ एक्वस मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी लॉस कर रहा है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। फिर क्या हो रहा है? जो कॉपर 2+ है सॉल्यूशन में एक्वस, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ये हो रहा है रिडक्शन। फिर अब हम इसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल। तो जो फाइनल रिएक्शन है वो क्या बनता है? जिंक प्लस 2+ एक्वस, रिवर्सिबल रहेगा, सब में रिवर्सिबल लगाइएगा। फिर यहाँ कॉपर सॉलिड में बचता है और जिंक एक्वस में, और ये हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर कंप्लीट सेल, अगर फॉर कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन ई सेल इज यूज्ड। क्या यूज करते हैं? ई सेल इज यूज्ड। जहां पर रेडॉक्स हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव सेल को हम लोग ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ई सेल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कॉपर का, ऑफ कॉपर, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर नर्न्स्ट इक्वेशन एक लिख देते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होगा? देखिए हम इस रिएक्शन के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन आपको बताएंगे इसके लिए। तो यहां पर क्या होगा? ई सेल, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं लिखेंगे, इसमें दोनों हो रहा है, इसलिए अब क्या लिखेंगे? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं, और जो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। यूज जो होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, आप देख सकते हैं, लॉग, उसके बाद प्रोडक्ट में कौन है? सॉलिड को नहीं लेना है और इधर जिंक को नहीं लेना है, जो एक्वस फॉर्म में है उसको लेना है। तो जिंक आयन का एक्टिव मास बाई कॉपर आयन का एक्टिव मास। सो दिस इज नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है? दिस इज नर्न्स्ट
इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए क्या हो गया, नॉन्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको याद रखिएगा। तो हमने आज आपको कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन का जो गैल्वेनिक सेल था उसको बताया है, और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से गैल्वेनिक सेल काम करता है, यू माइट देख सकते हैं। जैसे कि देखिए जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इधर कॉपर 2+ आयन यहाँ देख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, मतलब कि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जिंक से किधर जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपर सब मुंह बनाए हुए हैं कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये जो देख रहे हैं ना कॉपर, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर ही मुंह बनाए हुए जिंक आयन कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो ठीक है, जिंक क्या करेगा, जैसे ही मेटल का वायर लगाइएगा तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ देगा। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर इसको जब लाते हैं तो ये जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जो कॉपर लेगा वो खुश हो जाएगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन मिला ना। जैसे ही आप इसको एक यहाँ पर कोई सरफेस ले लीजिए, सब कॉपर इलेक्ट्रॉन ले करके देखिए खुश हो रहा है, खुश हो गया। और यहाँ पर देखिए सभी जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इस पर लॉस करके खुश हो रहा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुश हो जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश हो जा रहा है। और इस तरह से बाद में एक साल्ट ब्रिज का फंक्शन बताए थे, जिसमें कि केटायन एनायन इसमें रहेगा। अब जिंक के तरफ पॉजिटिव है तो निगेटिव उतरेगा, और कॉपर के तरफ निगेटिव है तो पॉजिटिव उतरेगा। इस तरह से दोनों में एक अपोजिट चार्ज आयंस जो है रिमूव हो जाते हैं। इधर से जो जिंक आयन था वो खत्म हो गया, और इधर से जो सल्फेट आयन था वो खत्म हो गया। ये कॉटन लगा हुआ है, कॉटन से आयन आर पार हो सकता है। ठीक है, तो ये साल्ट ब्रिज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी साल्ट ब्रिज के कारण इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो होते रहता है और बल्ब ग्लो करते रहता है। ठीक है, तो आप इस एनिमेशन को आप स्लो मोड में देखिएगा और आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो यही था गैल्वेनिक सेल आज का टॉपिक, और आपको समझा करके दिखा करके इसमें हम अगले लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ समझेंगे, जैसे साइन कन्वेंशन किस तरह से हम लोग दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।